हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ईपीएफओ के दो नोटिफिकेशन आए थे 29 दिसंबर 2022 और 20 फरवरी 2023। तो इन दोनों का हम निष्कर्ष निकालेंगे ओनली शॉर्ट तरीके से कि आपको यस या नो पे आपको यस या नो बोलना है। अगर आपको वहाँ समझ में आ जाएगा कि मैं यस या नो करूँगा तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि आप ईपीएफ जो हायर पेंशन है उसके लिए आप एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आपको सिर्फ डिस्कस करना है कि आप ज्वाइन बिफोर 1/9/14 से पहले, कि आपने 1/9/14 से पहले अगर आप ज्वाइन हुए या नहीं, तो इसमें आपको अगर आप इसमें आप नो बोलते हो कि मैं नहीं ज्वाइन हुआ, तो उस केस में क्या होगा, आप उस केस में आप एलिजिबल नहीं होंगे। नॉट एलिजिबल फॉर पेंशन ऑन एक्चुअल वेजेस अबव वेजिंग सीलिंग। तो आपको इसमें सिर्फ येस या नो अपना दिमाग में रखना। अगर जैसे ही आए वहाँ पे अपना कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो चार्ट है इसके आपको पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें उनको भी समझ में आ जाए। फिर अगर आप ज्वाइन हुए हो 1/9/14 से पहले, तो उस केस में आपके दो कंडीशंस बनेंगी। सबसे पहले कंडीशन आता है कि एग्जिट बिफोर 1/9/14 से। अगर आप एग्जिट भी हो गए हो तो उस केस में आपका जो सर्कुलर तो उस केस में आपका जो सर्कुलर काम करेगा वो काम करेगा 29 दिसंबर 2022 वाला जो नोटिफिकेशन है। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखे। मैं पूरा दोनों नोटिफिकेशन को क्लब करके विथ फ्लो चार्ट के मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आपको आसानी से और समझ में आ जाए। फिर इसमें आपको कॉन्ट्रीब्यूट अंडर पारा 26 और ईपीएफ स्कीम्स। तो आपने अगर आप एग्जिट हो गए हो तो उस केस में आपको 29 दिसंबर वाला फॉलो करना पड़ेगा। उसमें फिर कंडीशन आती है कि आपने पारा 26 अंदर, जो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पारा 26 से क्या होता है, जो स्टेचुरी लिमिट से अगर आप ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन पेमेंट पे करते हो, जैसे 5565 थी, फिर उससे ज़्यादा आपने पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन जमा किया, उस केस में आपको परमिशन लेनी पड़ती है। और आपके पास वो है या नहीं है। अगर आप इसमें नो बोलते हो कि मेरे पास मैंने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया और मेरे पास कोई परमिशन नहीं है, तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होगे। नॉट एलिजिबल फॉर पेंशन ऑन एक्चुअल वेजेस अबव वेजिंग सीलिंग। अगर आप इसमें येस बोलते हो हाँ कि मैंने इसमें परमिशन ली थी और हायर 26 पारा के अंदर हमने कंट्रीब्यूट किया, तो उस केस में आपका जाएगा कंट्रीब्यूट टू ऑन एक्चुअल वेजेस पारा 11(3) और ईपीएस के अंदर। तो ये जो आपको पारा 26 की परमिशन वगैरह है वो आपको अपना एचआर बता सकता है। एचआर से डिस्कस कीजिए, वो आपको बताएगा कि परमिशन है या नहीं है। फिर आपको आता है कि आपने जो एक्चुअल वेजेस पारा 11(3) और ईपीएस में कंट्रीब्यूट किया या नहीं किया। अगर इसमें आप नो बोलते हो कि मैंने नहीं किया, तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होगे। अगर आप इसमें येस करते हो, मतलब उसमें जब ऑप्शन दिया गया था कि आप पारा 11(3) और ईपीएस के आप हायर पेंशन पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, अगर आपके उसके अंदर आपने परमिशन लिया था, जॉइंट रिक्वेस्ट दी थी, अगर आपके पास यस है, वो प्रूफ है, तो उस केस में आप गिवन जॉइंट ऑनलाइन ऑप्शन आप दे सकते हो। और आप फिर आप जैसे ही सबमिट करेगा तो ये रिक्वेस्ट आपके पास एम्प्लॉयर पे आ जाएगी। एम्प्लॉयर चेक करके अप्रूव करेगा, फिर आपके जो रीजनल पीएफ ऑफिस है वहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी और वो चेक करेंगे कि आप इसके लिए एक्चुअल वेजेस के सीलिंग के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो ये आपको पारा सिलेक्ट करना है, इसमें येस या नो आपको चेक करना है कि मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था या नहीं किया था। तो वो पूरा आपको आसानी से चेक करके आपको वो डिसाइड करना है। फिर नेक्स्ट आता है कि अगर आप एग्जिट नहीं हुए हैं और अभी भी आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं, 1/9/14 से पहले ज्वाइन हुए हैं और उसके बाद भी आप काम कर रहे हैं, उस केस में भी ये कंडीशन है। उस केस में आपका जो सर्कुलर काम करेगा वो 20 फरवरी 2023 वाला आपको फॉलो करना है। फिर आता है आपका कॉन्ट्रीब्यूट अंडर पारा 26 और ईपीएफ स्कीम्स। इसमें भी येस या नो, अगर आप नो करते हो तो आप किसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो मैंने ऑलरेडी पुरानी वीडियो में भी डिस्कस किया था। फिर अगर आप इसमें येस सेलेक्ट करते हो तो इसमें आपको फिर वही है कि आपने कॉन्ट्रीब्यूट ऑन एक्चुअल वेजेस पारा 11(3) और ईपीएस के अंदर आपने किया या नहीं है। अगर इसमें दो कंडीशन बनती है, अगर आप इसमें नो बोलते हो तो इसमें फिर आप गिवन जॉइंट ऑनलाइन ऑप्शन अंडर पारा 11(3) एंड 11(4) ऑफ एनपीएस, तो उस केस में आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हो। तो इस अगर आपने पारा 11(3) में अगर परमिशन नहीं लिए तो आप परमिशन ले सकते हो। इसमें आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर आपने इसमें जैसे परमिशन ली थी और आपने फिर पारा 11(4) के अंदर अगर परमिशन ली या नहीं, अगर आप इसमें नो सेलेक्ट करते हो तो मतलब इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। जैसे मैंने बताया था कि जो हमारा नोटिफिकेशन में अगर आपने पारा 11(3) के अंदर परमिशन ली और पारा 11(4) में उसको रिन्यू नहीं कराया, तो उस केस में आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने इस पारा 11(4) के अंदर भी आपने रिन्यू करवाया तो उसमें आप एलिजिबल होंगे और आप
फॉर हायर पेंशन वेजेस के आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको येस या नो के माध्यम से आपको पूरा क्लियरिटी हो गया। पारा 11.3, पारा 11.4 और पारा 26.6 क्या होता है मैंने लास्ट वीडियो में पूरा डिस्कस किया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप आसानी से आप चेक कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया नहीं आया कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगा है बनाने में। तो आशा करता हूँ ये जो फ्लो चार्ट आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अब आप इसके माध्यम से अब डायरेक्ट आप EPF मेंबर साइट पे जाना है और आप अपना जो है एलिजिबल बना सकते हैं। जो इसमें आपको दिख रहा है कि जो 1/9/14 से पहले हुए हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है। 1/9/14 के बाद में अगर कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं तो आप ये सिलेक्ट करके आप अपना आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जॉइंट ऑप्शन दोनों के लिए अवेलेबल है, तो जल्दी जल्दी अप्लाई कीजिए जो एलिजिबल है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसके एलिजिबल हैं या नहीं है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।